बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद राव और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हमारा लेक्चर नंबर 8 हम आज कवर करेंगे और इस टॉपिक है हमारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पार्ट ए। तो इसमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो टॉपिक है इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ए लेक्चर में हम जस्ट बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम कवर करेंगे और थोड़ा सा जो इसके मेन जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट बी जो होगा इस लेक्चर का, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ए मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो उसमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक का नाम है। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक जिसके अंदर हम सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ टेक्निक। और इस टेक्निक को हम जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और उसके बाद जब हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस कराते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक ग्राफ की शक्ल में, एक प्लॉट की शक्ल में मिलते हैं। तो वो जो ग्राफ होता है उसे कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। तो 3 टर्म्स हैं, इनका आपको फ़र्क पता होना चाहिए। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड मैस स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जेक्टिव्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं जी? द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके हम मैसेज को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सैंपल है कार्बन, तो हम चेक करना चाहते हैं कार्बन में जो आइसोटॉप्स हैं उनके मैसेज क्या हैं। तो हम कार्बन को इंट्रोड्यूस करा देंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। तो आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कार्बन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये 12 है, ये 13 है और ये 14 जो है ये इनके मैसेज हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम डिफरेंट आइसोटॉप्स के मैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिलेटिव और नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो हर आइसोटॉप है उसकी हम एग्जैक्ट रिलेटिव और नेचुरल अबंडेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास 100 ग्राम है कार्बन। तो 100 ग्राम और कार्बन है तो उसमें ये देखना होता है कि कार्बन 12 कितना मौजूद है, कार्बन 13 कितने % है और कार्बन 14 कितने % है। तो 100 ग्राम में जितने % ये मौजूद हैं दैट इज कॉल्ड देयर परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। तो हम ये भी देखते हैं परसेंटेज में कि कितनी रिलेटिव अबंडेंस मौजूद है हर आइसोटॉप की। ठीक, तो 2 काम हम करते हैं इसकी मदद से। आफ्टर दैट जो हायर क्लासेस हैं जैसे MSc MPhil, वहाँ जब ज़्यादा मॉडर्न स्टडीज़ होती हैं तो वहाँ हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उनके हम मैसेज फाइंड आउट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें ये थे हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, बहुत ही अहम, अच्छी तरह आप इसको याद करेंगे तमाम लाइंस को। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स देखते हैं, इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो वो सैंपल जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, यानी वो सैंपल हम जिसके जो आइसोटॉप्स हैं उनके मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस और उनकी स्ट्रेंथ या तादाद को मालूम करना चाहते हैं, तो उस सैंपल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोलेटिलाइज करते हैं या फिर वेपोराइज करते हैं।
यानी फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वेपोराइजेशन या फिर वोलेटिलाइजेशन ऑफ अ सैंपल। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या होता है जी, देन आयोनाइज विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो हमारा सैंपल है जिसको हमने वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसके हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको फिर हम आयोनाइजेशन करते हैं, यानी उसके हम आयंस बनाते हैं। और आयंस कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी वेपर्स से, जो सैंपल है हमारा उसके वेपर्स से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने से आयंस बन जाएंगे और उन आयंस को हम कहते हैं कि क्या हो गई, आयोनाइजेशन हो गई। और जो आयंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव गैशियस आयंस। पॉजिटिव गैशियस आयंस, पॉजिटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। गैशियस, गैशियस में गैस फॉर्म में होते हैं, वो वेपर्स फॉर्म में होते हैं। और आयंस क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो हमारे पास बन जाते हैं गैशियस पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। जब हम आयोनाइजेशन चैम्बर में आयोनाइजेशन करते हैं सैंपल की विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है द गैशियस पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। उसके बाद स्टूडेंट हम वो जो डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं गैशियस पॉजिटिव आयंस, उनको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। और वो किस बेस पे करते हैं, उनकी मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे, M/E की बेस पे। हर आयन की अपनी M/E वैल्यू होगी, हर आयन की, हर गैशियस पॉजिटिव आयन की अपनी मास टू चार्ज रेशियो होगी। तो उस बेस पे हम उनको सेपरेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सेपरेशन या फिर कलेक्शन। आफ्टर दैट सबसे एंड में सेपरेशन के बाद, कलेक्शन के बाद, देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको हम ग्राफ की शक्ल में या पीक्स की शक्ल में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, इनको हम देखते हैं, इनको अच्छी तरह याद करेंगे, दोबारा देखते हैं। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज। सबसे पहले हम सैंपल को वोलेटिलाइज करेंगे, यानी उसके वेपर्स बनाएंगे। वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, वोलेटिलाइजेशन भी कह सकते हैं, पहला स्टेप। आफ्टर दैट आयोनाइजेशन, आफ्टर दैट सेपरेशन और कलेक्शन, और एट द एंड हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो 5वां स्टेप क्या है, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वोलेटिलाइजेशन और वेपोराइजेशन। तो इसको स्टूडेंट हम 5 स्टेप्स को थोड़ा सा डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट, पहला स्टेप में स्टूडेंट ये देखें, हम क्या करते हैं, यहाँ से सैंपल को इंटर करते हैं। सैंपल इंटर्स है, यहाँ से हम सैंपल को इंटर करेंगे। अगर हमारा सैंपल गैस फॉर्म में होगा तो एज इट इज़ उसको इंटर करेंगे, और अगर हमारा सैंपल लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होगा तो पहले उसके वेपर्स होंगे और वेपर्स हम बनाएंगे, उसको इंटर करेंगे, तो वेपर्स यहाँ बनते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ हीटर वेपोराइज सैंपल। तो जब इंटर करेंगे सैंपल को, तो अगर वो होगा लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, तो ये हीटर जो है, हीटर वेपोराइज सैंपल, ये क्या करेगा, हीटर सैंपल को वेपोराइज कर देगा, वेपर्स बना देगा हमारे सैंपल के। आफ्टर द वेपोराइजेशन, ये हीटर की मदद से हीटर वेपोराइजेज द सैंपल, तो ये वेपोराइजेशन करता है हीटर। आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, ये क्या करता है, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है हमारे पास। सोर्स क्या, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन एक मेटल है, जब उसको हम हीट करते हैं तो मेटल की खासियत होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स में हम क्या करेंगे, टंगस्टन फिलामेंट को हीट करेंगे। तो हीट करने से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगी, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अब वो वेपर्स है हमारे पास सैंपल के, जो हमारा कोई एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है, अब उसके वेपर्स हैं,
उन वेपर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनको जाके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है टकराएंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हीटर की मदद से हम वेपोराइजेशन करते हैं। और ये सेकंड स्टेप हो गया आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में हम क्या बनाते हैं, हम आयोनाइजेशन करते हैं, और आयोनाइजेशन के बाद हमें क्या मिलते हैं, गैशियस पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन का अगर सैंपल, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी, और कार्बन 14 भी। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ये हमारे सैंपल के अंदर हैं। तो जब हम इन पे हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बम्बारमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसका +1 चार्ज, 13 के ऊपर भी +1 चार्ज, और 14 के ऊपर भी +1 चार्ज। तो अब ये क्या बन गए हैं जी, गैशियस पॉजिटिव आयंस बन गए। गैशियस पॉजिटिव आयंस देखिए, कार्बन 12 का मास कितना है 12, चार्ज कितना है +1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया कार्बन 12 में से। इधर कार्बन 13 में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1 चार्ज आ गया, और मास कितना है इसका 13। और कार्बन 14 जो है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 चार्ज, और इसके ऊपर मास कितना है 14। तो ये अब जो बने हैं इन्हें हम कहते हैं दे आर गैशियस पॉजिटिव आयंस बन गए। गैशियस पॉजिटिव आयंस बन गए, और हर गैशियस पॉजिटिव आयन की अपनी मास टू चार्ज रेशो है। अब देखो इसकी MOE वैल्यू क्या होगी, इसका मास कितना है 12, और इसका चार्ज कितना है +1, तो 12/1 इसकी क्या है मास टू चार्ज रेशो। इसकी मास टू चार्ज रेशो 13/1, और इसकी मास टू चार्ज रेशो 14/1। तो 1 तो क्योंकि चार्ज 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कराएगा, हो जाएगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही हम नॉकआउट कराते हैं। हम इतने ही ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी रखते हैं हम, इंटेंसिटी इतनी होती है, इतनी रखी जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो। ये हमारा मकसद सिर्फ है चार्ज क्रिएट करना। चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो उस मास और चार्ज की रेशो पे हम डिफरेंट आइसोटॉप्स को सेपरेट कर लेते हैं। हमारा मकसद इलेक्ट्रॉन्स को निकालना नहीं है, हमारा मकसद जस्ट चार्ज क्रिएट हो जाए। तो हम चाहते हैं यूनि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, जस्ट यूनि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया जाता है। और इसीलिए हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सोर्स है हमारा, उसमें इतने ही स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रॉन्स होगी, इंटेंसिटी इतनी रखते हैं उनकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, और हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें बहुत सारी पीक्स शो होंगी, और हमारी फिर ऑब्जर्वेशन डाटा को एनालाइज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास गैशियस पॉजिटिव आयंस बन गए, और हर गैशियस पॉजिटिव आयन की अपनी डिफरेंट MOE मास टू चार्ज रेशो है। तो यहाँ बन जाएगी यहाँ बन जाएगी गैशियस पॉजिटिव आयंस। जब गैशियस पॉजिटिव आयन, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एसिलरेशन। ये हमारे प्रिंसिपल में इसको इतना क्लियरली नहीं बताया गया, बट थर्ड स्टेप क्या होता है एसिलरेशन। ये हमारे पास है आयंस एसिलरेटेड, यहाँ हम आयंस को एसिलरेट कराते हैं। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, एसिलरेटिंग प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिलरेटिंग प्लेट्स। इन पे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट, यानी इनमें हम नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट हम इनको देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा इन प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो यहाँ क्या है, सैंपल में हमारे पास क्या मौजूद है, गैशियस पॉजिटिव आयंस। आफ्टर द आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैशियस पॉजिटिव आयंस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, ये उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और जो अट्रैक्ट करेंगी ये नेगेटिव चार्ज एसिलरेटिंग प्लेट्स, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो गैशियस पॉजिटिव आयंस है ये इनके होल्स में से गुजर के ये नेक्स्ट स्टेप में आ गए। ठीक, तो ये स्टक क्यों नहीं हो जाते, बिकॉज ऑफ मोमेंटम। बहुत ज़्यादा स्पीड से गैशियस पॉजिटिव आयंस जो हैं यहाँ से एसिलरेटिंग प्लेट्स में से गुजरते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वोल्टेज। हाई वोल्टेज हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ करंट हाई वोल्टेज करंट इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है इन प्लेट्स पे। इसी वजह से वो जो पॉजिटिवली गैशियस हमारे आयंस हैं वो इनके साथ स्टक नहीं होते जाके, वो इनमें से मोमेंटम की वजह से, स्पीड की वजह से इन होल्स में से परफोरेटेड है ये प्लेट्स, इनमें से आगे गुजर जाते हैं। तो उसके बाद हमारे 3 स्टेप हो गए, एसिलरेशन,
एसिलेटिंग प्लेट से हमने एसिलेशन करा दिया, इनको मूव करा दिया बहुत स्पीड से नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, ये हमारा मैग्नेट है और नेक्स्ट स्टेप हमारा मैग्नेट की मदद से देखें। फर्स्ट स्टेप वोलेटिलाइजेशन और वेपोराइजेशन, सेकेंड स्टेप आयोनाइजेशन, आफ्टर दैट एसिलरेशन हमने करवाया। अब डिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो डिफ्लेक्शन हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट है हमारा, इसकी मदद से हम डिफ्लेक्शन करवाएंगे और डिफ्लेक्शन के बाद हमारे जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पे जाके गिरेंगे डिटेक्टर पे, और फिर डिटेक्टर उनकी M और E वैल्यू की वजह से मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे उन डिफरेंट आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनके मैसेज, उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस, और फिर हमें रिकॉर्डर जो है, हमें कंप्यूटर जो है, हमें एक ग्राफ की शक्ल में रिजल्ट्स दिखाएगा। तो उसमें जो नेक्स्ट है मैग्नेट। और मैग्नेट में क्या होता है जी, मैग्नेट जो है हम लगाते कैसे हैं, ये फर्स्ट करो हमारे पास आ रहे हैं गैशियस पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। इन गैशियस पॉजिटिव आयंस में सारे जो हैं आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। जैसे कार्बन 12 है तो कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, ठीक है। तो अगर जिरकोनियम है तो जिरकोनियम के 5 आइसोटॉप्स होते हैं, जिरकोनियम 90, जिरकोनियम 91, 92, 94 एंड 96। तो ये जो अगर डायरेक्शन है, ये आइसोटॉप्स की डायरेक्शन गैशियस पॉजिटिव आयंस की, ठीक है। तो गैशियस पॉजिटिव आयंस अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर हम क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट की है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयंस। तो गैशियस पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमने ये मैग्नेट लगा दिया है। और फिर ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट कराएगा मैस टू चार्ज, डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशो रखने वाले आयंस को, और वो डिफरेंट पोजीशंस पे फॉल करेंगे डिटेक्टर पे जाके, और वो डिटेक्टर जो है उनको डिटेक्ट करेगा। इसको डिटेक्टर भी कहते हैं, आयन कलेक्टर भी कहते हैं, आयन कलेक्टर। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स लाइटेस्ट आयंस मोस्ट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये सबसे जो हल्का होगा आइसोटॉप लाइट होगा आयन, गैशियस पॉजिटिव आयन, सॉरी, जो गैशियस पॉजिटिव आयन सबसे हल्का होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला जो आ रहा है ये सबसे ज़्यादा हल्का है आयन, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और ये सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ है। तो अब इसमें 5 शो हो रही हैं इस डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स। इस डायग्राम के मुताबिक ये जो 1 2 3 4 5, या इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ से जो हमने सैंपल इंटर किया है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 5 आइसोटॉप्स हम बने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिरकोनियम हो सकता है, तो जिरकोनियम के 5 आइसोटॉप्स हैं 90, 91, 92, 94 एंड 96। तो इसका मतलब जिरकोनियम 90 सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिरकोनियम 90 है। ये दूसरा जिरकोनियम 91, जिरकोनियम 92, जिरकोनियम 94 और जिरकोनियम 96। तो ये सबसे हल्का होता है आयन, वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट होने के बाद। तो इसमें ये हमारे 5 स्टेप्स हैं। आखिरी स्टेप है रिकॉर्डिंग और कलेक्शन, ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और ये रिकॉर्डिंग। तो 5 स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है वो 5 ही स्टेप्स हैं, उनके बाद वो हमें रिजल्ट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैस स्पेक्ट्रम एंड में हमारा ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। तो मैस स्पेक्ट्रम में क्या किया जाता है, मैस स्पेक्ट्रम में हम वो कह रहे हैं मैस स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा। मैस स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा। ये प्लॉट ऑफ डाटा है, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट एम और ई इज प्लॉटेड एज एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखे हैं, एम और ई वैल्यू रखते हैं, एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस या फिर रिलेटिव अबंडेंस जो है एज ऑर्डिनेट, उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो स्टूडेंट वो कह रहा है मैस स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। दर हकीकत मैस स्पेक्ट्रम जो है एक ग्राफ है, उस ग्राफ में हम
एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, m ओवर ई वैल्यू। एक्स एक्सिस जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस एब्सिसा, तो एक्स एक्सिस m और ई वैल्यू हम रखते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। हम कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस हम रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम m ओवर ई वैल्यू को रखते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं जी, अब ये देखिए हमारी बुक में जो हमें एग्जांपल दी गई है वो है नियॉन की। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ द 3 आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन। अब नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, नियॉन 1020, नियॉन 1021 and neon 1022. There are 3 isotopes of neon. अब देखिए, अब नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो उसके बाद हमने नियॉन का सैंपल लिया, उसको पास आउट कराया, उसमें मैस स्पेक्ट्रम में से उसको तमाम स्टेप्स हुए। आफ्टर दैट हमें रिजल्ट्स मिले इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम। तो अब ये रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट्स में देखिए 3 पीक्स हैं। कितने पीक्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये पिक छोटी पीक, बहुत छोटी पीक, और ये भी छोटी है, और ये मेन जो पीक, तो ये आपका 3 पीक्स आ गई। तो जो हमारा मैस स्पेक्ट्रम है, इसमें 3 पीक्स आने का ये मतलब है कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। जितने किसी एलिमेंट के स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स होते हैं, उतनी ही हमें पीक्स मिलती हैं जब हमें मैस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मैस स्पेक्ट्रम में हमें उतनी ही पीक्स मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 3 पीक्स है, इसका मतलब नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। उसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सेकेंड इंफॉर्मेशन, अब जितनी ज़्यादा इनकी होगे आपके, जितनी ज़्यादा पीक की इंटेंसिटी होगी, हाइट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। तो जितनी ज़्यादा पीक की हाइट होगी, उतनी ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अभी पहली पीक है, यहाँ कितना एटॉमिक मैस है इसका, 20। तो 20 हम यहाँ एटॉमिक मैस भी रख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न जो हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ्स है उसमें एटॉमिक मैस ही यहाँ रखा जाता है, क्योंकि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो निकालते हैं। तो m और e वैल्यू तो मैस ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने से चार्ज तो 1 हो गया, तो m डिवाइड बाई 1 तो मैस ही आ गया। m ओवर e वैल्यू होता है मैस टू चार्ज रेशो। तो नॉर्मली हम एक इलेक्ट्रॉन ही नॉकआउट कराते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने से m और e वैल्यू ऑलमोस्ट हमारा मैस ही होता है। तो हमने एटॉमिक मैस यहाँ शो कराया गया है हमारे पास, तो एटॉमिक मैस या m और e वैल्यू आप समझिए इसको। तो पहला जी 20, तो 20 की मैस है, तो पहला जो आइसोटॉप है नियॉन का, उसका कितना मैस है 20, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 90.92%। यानी अगर आपने सैंपल 100 ग्राम था आपका, तो 90.92 ग्राम उसके अंदर नियॉन 20 होगा, तो उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। हाइट ऑफ द पीक इंडिकेट्स द relative abundance of that particular isotope। अब देखिए दूसरा आइसोटॉप कौन सा, नियॉन का, नियॉन 21। और नियॉन 21 की देखिए छोटी सी पीक है बिल्कुल, तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस ही बहुत कम है, 0.26% सिर्फ ये पाया जाता है। और तीसरा आइसोटॉप नियॉन 22, तो नियॉन 22 की पीक थोड़ी बड़ी है नियॉन 21 से, तो नियॉन 22 की अबंडेंस है 8.82%। तो ये हमारे पास 3 पीक्स स्टूडेंट्स मिली हैं। तो इन मैस स्पेक्ट्रम में 3 पीक्स का मतलब है नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। उनके मैसेज कितने हैं वो आप एक्स एक्सिस से देख सकते हैं, एक का 20, एक का 21, एक का 22। और रिलेटिव अबंडेंस हमें बता रही है, हाइट ऑफ द पीक विल टेल अस अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस। सबसे ज़्यादा अबंडेंस नियॉन 20 की है, फिर 21 और फिर 22। तो ये हमारा मैस स्पेक्ट्रम था ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन। आफ्टर दैट ये देखिए
अब इसमें जिरकोनियम अगर हमने सैंपल अगर हमारा जिरकोनियम है तो उसके 5 आइसोटॉप्स हैं, तो जिरकोनियम 90, जिरकोनियम 91, जिरकोनियम 92, जिरकोनियम 94 एंड जिरकोनियम 96। तो 5 पीक्स आई हैं, इसका मतलब जिरकोनियम के 5 आइसोटॉप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस जिरकोनियम 90 की है, और उसके बाद 94 की, फिर 92, फिर 91 और सबसे कम 96 की। तो ये भी आपको डाटा से इंफॉर्मेशन मिल रही है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वाज डिजाइन्ड बाय ऑस्टन इन 1990। तो 1919 में 1919 में ऑस्टन साइंटिस्ट था, उसने मैस स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया, उसे कहते हैं ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ उसने डिस्कवर किया था। It was designed for the identification of isotopes of an element on the basis of their atomic masses। तो ये जो है डिज़ाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज की बेस पे हम इसमें सेपरेट करते थे डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये उसकी इसमें डायग्राम है। तो ऑस्टन जो है इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपना ये काम करने पे। इवन ऑस्टन के साथ जो है टोटल 5 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पे काम करने पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो ऑस्टन का ये उसका है एक पिक्चर, दिस इज ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। आफ्टर डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। It was designed for the identification of isotopes of an element which were available in solid state. After that, modern mass spectrograph, जो modern है mass spectrograph recent times में, अब जो हम at present situation में जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वो क्या है जी, in modern mass spectrograph each ion strikes a detector, the ionic current is amplified and is fed to the recorder। वो क्या है, मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में जब डिटेक्टर को आयंस आके स्ट्राइक करते हैं, डिटेक्टर को या आयन कलेक्टर को, जो हमारा 5वां स्टेप होता है, द आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड। तो वहाँ जो करंट होता है उसे एम्पलीफाइड बहुत बड़ा करके ये दिखा सकता है। ये इसमें खूबी होती है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की। द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ, और रिकॉर्डर जो है फिर वो ग्राफ बनाएगा शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मैस नंबर। और उस ग्राफ में रिलेटिव अबंडेंस को हम मैस नंबर के अगेंस्ट उसमें ड्रा करते हैं ग्राफ में। तो स्टूडेंट जो फ़र्क क्या है, मैं जो आपका डैम्स्टर, जो हमारा डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है और जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी अगर डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आप क्या करें, जस्ट रिजल्ट जो है वो एम्पलीफाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें एक एम्पलीफायर लगा होता है। मैस स्पेक्ट्रो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है जो आयनिक करंट को एम्पलीफाइड करके दिखाता है, बहुत बड़ा करके दिखाता है करंट को। तो उससे हम ज़्यादा एक्यूरेटली करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ज़्यादा हमारे एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। एक तो ये फ़र्क है डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में और मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में, कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में जो आयनिक करंट है उसको एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाइड कर दिया जाता है। एक तो ये फ़र्क। दूसरा फ़र्क डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में और मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में ये है कि जो एट द एंड हमें मैस स्पेक्ट्रम मिलता है, तो मैस स्पेक्ट्रम में हम मैस नंबर रखते हैं एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस रखते हैं वाई एक्सिस पे मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में। जबकि डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम एक्स एक्सिस में एम और ई वैल्यू रखते हैं मैस टू चार्ज रेशियो, और वाई एक्सिस में हम रिलेटिव अबंडेंस को ही रखते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर। तो ये टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।